नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आदिकालीन काव्य की धाराओं के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम इसे समझते हैं। आदिकालीन काव्य की धाराएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के काव्य को 5 भागों में बांटा है। पहला रासो साहित्य, इसका अन्य नाम चारण साहित्य, वीर गाथात्मक साहित्य भी है। दूसरा रास साहित्य, अन्य नाम जैन साहित्य है। तीसरा सिद्ध साहित्य, इसे बौद्ध साहित्य भी कहते हैं। चौथा नाथ साहित्य, इसे शैव साहित्य भी कहते हैं। पांचवा लौकिक साहित्य। रासो साहित्य आदिकाल में चारण कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में जो वीर गाथात्मक साहित्य डिंगल और पिंगल शैलियों में रचा गया, उसे रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। रासो शब्द की उत्पत्ति। गारसा दत्तासी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय यज्ञ से हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने इसकी उत्पत्ति रसायन से माना है। उन्होंने प्रमाण के लिए बीसल देवरासो की निम्नलिखित पंक्तियाँ प्रस्तुत की है। संवत 1272 मझारी, शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी, नाहला रसायन आरंभ करी, जेठ बुधि नौमी बुधवारी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से माना है। प्रमाण स्वरूप उन्होंने अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक को प्रस्तुत किया है। यह सर्वमान्य है। कविराज श्यामल दास नागरी प्रचारणी सभा काशी, काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। बिंदेश्वरी पाठक रासो शब्द की उत्पत्ति राज यश से मानी है। राम स्वरूप चतुर्वेदी रासो शब्द की उत्पत्ति राउस से मानी है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने रासो शब्द का संबंध रहस्य से माना है। श्री नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से मानते हैं। रासो साहित्य की विशेषताएं। रासो साहित्य अधिकांशतः चारण कवियों के द्वारा रचित है तथा सर्वाधिक रचनाएं राजस्थान से प्राप्त हुई हैं। रासो साहित्य में आश्रयदाताओं की वीरता और अन्य गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। इन रचनाओं में सामंती जीवन की संपूर्ण झलक देखने को मिलता है। राजाओं व रचनाकारों की राष्ट्रीय भावना संकीर्ण थी। युद्धों का इसमें सजीव चित्रण किया गया था। अधिकांश रचनाएं विवादास्पद और अर्ध प्रमाणिक हैं। इनमें वीर और श्रृंगार रसों की प्रधानता थी। इनमें डिंगल और पिंगल शैलियों का प्रयोग हुआ था। इनमें प्रबंधात्मक और मुक्तक दोनों काव्य रूपों का प्रयोग किया गया है। इनमें छंद विविधता का प्रयोग किया गया है। अतिशयोक्ति और अतियोक्ति अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। इनमें लोक जीवन की उपेक्षा की गई है। इनमें कल्पना की अधिकता और वास्तविकता कम थी। इनमें प्राकृतिक चित्रण का भी अभाव था। प्रमुख रासो ग्रंथ एवं रचनाकार। रासो ग्रंथ एवं रचनाकार खुमान रासो दलपति विजय, परमाल रासो जगनिक, हमीर रासो सारंगधर, विजयपाल रासो नल सिंह भाट, बीसल देव रासो नरपति नाला, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, बुद्धि रासो जलहन, कलयुग रासो रसिक गोविंद, कायम खां रासो न्यामत खां जान कवि, राम रासो समय सुंदर, राणा रासो दयाल कवि या दयाराम, रतन रासो कुंभकर्ण, कुमार पाल रासो देवप्रभ सूरी। उपयुक्त दिए गए प्रमुख रासो ग्रंथ एवं रचनाकार में से हम सिर्फ महत्वपूर्ण रचनाओं और रचनाकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। रचना खुमान रासो। रचनाकार दलपति विजय। रचना काल 9वीं शताब्दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का माननीय मत है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के अनुसार 17वीं शताब्दी। इसमें बप्पा राव से लेकर राज सिंह तक का
वर्णन है। इसमें खुमान का विस्तृत रूप से वर्णन होने के कारण इसे खुमान रासों के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ में 3 खुमान नाम के शासक हुए थे। खुमान प्रथम विक्रमी संवत 810 से 865 तक, खुमान द्वितीय विक्रमी संवत 870 से 890 तक, खुमान तृतीय विक्रमी संवत 965 से 990 तक। खुमान रासों में खुमान द्वितीय का विस्तार रूप से वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 869 से 893 इसका समय है। इस रचना में खुमान द्वितीय चित्तौड़ का शासक तथा बगदाद के खलीफा अलमामू के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। इसमें विजय खुमान द्वितीय की हुई थी। इस रचना में खुमान के 24 युद्धों का वर्णन मिलता है। खुमान रासों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा है। इस रचना में कुल 5000 छंद हैं और भाषा राजस्थानी है। हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकालीन रासो साहित्य में स्थान नहीं दिया है। दूसरी रचना परमाल रासो आल्हा खंड, रचनाकार जगनिक, रचना काल विक्रमी संवत 1230 से 57 और ईस्वी में 1173 ईस्वी। इस रचना में कालिंजर के शासक परमर्दी देव यानी परमाल के 2 वीर सरदारों आल्हा और उदल की वीरता का चित्रण है। ये दोनों महोबा के रहने वाले थे। इस रचना का सबसे पहले प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आल्हा खंड के नाम से करवाया था। इसके बाद वाटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने 1920 ईस्वी में परमाल रासों के नाम से नागरी प्रचारणी सभा काशी से इसका प्रकाशन करवाया। आल्हा खंड परमाल रासों का एक भाग है। परमाल रासों के विशेष तथ्य। इस रचना में बनाफारों के 52 युद्धों लड़ाइयों का वर्णन है। यह गे व मुक्तक रचना है। यह छत्तीसगढ़ी की उपबोली बनाफरी में रचित है। वीरता के भावों को व्यक्त करने वाली निम्नलिखित पंक्तियाँ परमाल रासों की हैं। 12 बरस लौ कुकुर जीवै, 13 लौ सियार, बरस 18 छत्री जीवै, आगे जीवन को धिक्कार। इस रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अप्रमाणिक माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। परमाल रासों के पद को आज भी बुंदेलखंड, महोबा, बैसवाड़ा के आसपास वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। तीसरा है हमीर रासो, रचनाकार शारंगधर, रचना काल 1357 ईस्वी। यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। प्राकृत पैगलम में शारंगधर के कुछ पद मिले थे। इन पदों के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी। प्राकृत पैगलम यह किसी एक की रचना नहीं है। यह विद्याधर, शारंगधर, जज्जल और बब्बल के पदों का संकलन प्राकृत पैगलम में है। इसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर हैं। हमीर रासों का कथानक। इस रचना में रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान तथा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का चित्रण है। इस युद्ध में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। यह युद्ध 1301 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमीर रासों से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानते हैं। इसकी भाषा राजस्थानी और अपभ्रंश से प्रभावित थी। चौथी रचना विजयपाल रासो है। रचनाकार नल सिंह भाट थे। रचना का काल 16वीं शताब्दी थी। इसमें कुल प्राप्त छंद 42 और भाषा अपभ्रंश है। इसमें करौली के शासक विजयपाल तथा पंग देश के राजा के मध्य हुए युद्ध का चित्रण है। इस युद्ध में विजयपाल की विजय हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे रासो साहित्य में स्थान दिया है। 5वीं रचना बीसल देव रासो है।
ईस्वी में 1155 ईस्वी। रचनाकार नरपति नाला। रचना काल 1155 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा यह सर्वमान्य है। संवत 1272 मझारी, जेठ बुधि नौमी बुधवारी, नालह रसायन आरंभ करी, शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका समय 1545 ईस्वी से 1560 ईस्वी के बीच मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इसका समय विक्रमी संवत 1558 है। मिश्र बंधु विक्रमी संवत 1220 मानते हैं। हाल ही में नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर इसका रचना काल विक्रमी संवत 1073 माना है। संवत 773 जानी, नालह कविवर सरसिया वाणी। लाला सीताराम ने इसका रचना काल विक्रमी संवत 1272 माना है। इसका रचना काल सर्वमान्य मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बीसल देव रासो का कथानक। यह विरह परक संदेश काव्य है। इसमें अजमेर के चौहान शासक बीसल देव तृतीय, बिग्रहराज चतुर्थ तथा मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती की परम की कथा का चित्रण है। राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का सरस चित्रण है। राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर बीसल देव उड़ीसा प्रवास पर चले जाते हैं। बीसल देव रासो के अनुसार वे 12 बरस तक वहां रुके रहे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह समय 1 वर्ष माना जाता है। उड़ीसा रुकने की अवधि विवादास्पद है। इसकी कथा 4 भागों या खंडों में है। 2000 चरणों में विस्तृत है। प्रथम खंड में बीसल देव और राजमती के विवाह का वर्णन है। दूसरा खंड में राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर बीसल देव का उड़ीसा जाने का वर्णन है। तीसरा खंड में राजमती के वियोग खंड का वर्णन है और चौथा खंड में भोज परमार के द्वारा अपनी पुत्री राजमती को अपने घर लेकर आना, बीसल देव का उड़ीसा से वापस लौटना तथा राजमती और बीसल देव का पुनर्मिलन का वर्णन है। बीसल देव रासो के बारे में विशेष तथ्य। बीसल देव रासो शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य है। इसकी नायिका राजमती पोषित पथिका श्रेणी की नायिका हैं। हिंदी साहित्य में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले बीसल देव रासो से ही प्राप्त होता है। इस रचना में 12 मासा का वर्णन कार्तिक मास से शुरू होता है। वैसे 12 मासा की शुरुआत आषाढ़ मास से माना जाता है या होता है। नरपति नाला ने इसे बीसल देव रासो को स्त्री रसायन कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी नायिका के संदर्भ में कहा है, समूचे मध्यकालीन साहित्य में जबान की इतनी तेज और मन की खड़ी अन्य नायिका दुर्लभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी भाषा को साहित्यिक भाषा नहीं माना है। इसमें भाषा राजस्थानी, ब्रज, मध्य देशीय मिश्रित भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार बीसल देव रासो वीर गति परंपरा की प्रथम रचना है। डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने इसे रासो साहित्य नहीं मानकर रास साहित्य माना है। इस साहित्य में सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इसका संपादन सबसे पहले सत्यजीवन वर्मा ने किया। उनके द्वारा संपादित रचना में 124 पद थे। यह रचना 2008 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के द्वारा संपादित बीसल देव रासो में 128 पद हैं। इनके द्वारा संपादित रचना सबसे प्रमाणिक मानी जाती है। बीसल देव रासो का काव्य रचना रूप मुक्तक और गेय है। छठी रचना पृथ्वीराज रासो है। रचनाकार चंद्र बरदाई। जन्म 1168 ईस्वी। रचना काल 1193 ईस्वी। चंद्र बरदाई का जन्म 1168 लाहौर में भाट जाति के जगाता नामक गोत्र में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान तथा चंद्र बरदाई के जन्म और निधन की तिथियां एक समान है। इस संदर्भ में
पृथ्वीराज रासो की निम्नलिखित पंक्ति प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत हैं। एक थल जन्म, एक थल मरण। पृथ्वीराज रासों में कुल 69 सर्ग हैं। इसमें सर्ग का नाम समय दिया है। इसमें 61 सर्ग चंद्रबरदाई ने लिखा था। 8 सर्ग चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने लिखा है। इसके प्रमाण स्वरूप पृथ्वीराज रासो की पंक्तियाँ निम्नलिखित है। पुस्तक जलहन हथ दे चले गजने निरपकाज। इस पुस्तक के बारे में सबसे पहले जानकारी कर्नल जेम्स टॉड ने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में 1829 ईस्वी में दिया था। वर्तमान में पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण उपलब्ध हैं। बृहद रूपांतरण, इसमें 16,306 छंद और 69 सर्ग हैं। मध्यम रूपांतरण, इसमें 7,000 छंद हैं। इसके प्रति बीकानेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। लघु रूपांतरण, इसमें 3,500 छंद और 19 सर्ग हैं। इसका प्रति भी बीकानेर और अबोहर में सुरक्षित है। लघुतम रूपांतरण, इसमें 1,300 छंद हैं। इसमें सर्ग नहीं हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस लघुतम रूपांतरण को मूल पृथ्वीराज रासो माना है। पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज चौहान है। ये अजमेर के चौहान वंश के शासक थे। ये धीरोदात्त श्रेणी के नायक थे। इनकी नायिका संयोगिता थी, जो मुग्धा श्रेणी की नायिका थी। इनका सबसे बड़ा सर्ग या समय कनवज युद्ध और सबसे छोटा सर्ग या समय पद्मावती सर्ग था। इसकी भाषा के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो में युद्धों का चित्रण डिंगल तथा श्रृंगारिक वर्णन एवं प्रकृति चित्रण में पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। अतः इसकी भाषा पिंगल ही माननी चाहिए। यह मान्य है। पृथ्वीराज रासो में 68 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। इसमें छप्पय, त्रोटक, वीर, ताटंक, चौपाई, दोहा छंदों की प्रमुखता है। छप्पय चंद्रबरदाई का प्रिय छंद था। डॉक्टर नामवर सिंह ने चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का राजा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छंद विविधता के कारण पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा है। पृथ्वीराज के काव्य सौंदर्य पर रीझ कर कर्नल जेम्स टॉड ने इसके पदों को अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसका प्रकाशन आरंभ करवाया। इसी बीच डॉक्टर बुलर को कश्मीर के जयानक कवि के द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत नाटक मिली, जिसमें संयोगिता हरण का चित्रण नहीं था। इस आधार पर 1875 ईस्वी में डॉक्टर बुलर ने इसे अप्रमाणित घोषित कर इसका प्रकाशन रुकवा दिया। डॉक्टर बुलर के बाद पृथ्वीराज रासो को लेकर विद्वान 3 भागों में बंट गए। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान गौरी शंकर, हीरानंद, ओझा, मुरारी दान, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बुलर और मोतीलाल मेनारिया। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान अगरचंद नहाटा, मुनिमन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी। प्रमाणिक मानने वाले विद्वान मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड, गुलाब राय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओंद, श्याम सुंदर दास। पृथ्वीराज रासो के विशेष तथ्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है कि मूल पृथ्वीराज रासो सुकसुकी संवाद में लिखा गया था। उनके अनुसार पृथ्वीराज रासो के जिन अंशों में सुकसुकी संवाद नहीं मिलता है वे अंश अप्रमाणिक हैं, इसीलिए उन्होंने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। इतिहास के तिथियों और पृथ्वीराज रासो की तिथियों में 80-90 वर्षों का अंतर है। इस समस्या के समाधान के लिए मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने अनंत संवत की कल्पना की। उनकी मान्यता थी कि पृथ्वीराज रासो में दी गई तिथियां विक्रमी संवत में नहीं होकर अनंत संवत में है। अगर अनंत संवत की दृष्टि से इसकी गणना की जाए तो इसमें हुई तिथियां इतिहास से मेल खाती हैं। नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को
स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य माना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो को बृहद महाभारत कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने पृथ्वीराज रासो को विशाल वीर काव्य का माना है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। आपने इसे सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।